गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बल तथा गति के नियम चैप्टर में संवेग के बारे में देखेंगे। न्यूटन के दूसरे नियम के बाद हम लोग देखेंगे संवेग क्या होता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, इसे p से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से। सपोज करो कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उस वस्तु का वेग, जो वस्तु है वो गतिमान है तो उसका वेग v है, देन परिभाषा के अनुसार संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग या p इक्वल टू mv। ठीक है, p इक्वल टू mv, ये है संवेग की परिभाषा। अब इसके आधार पर हम इसका मात्रक देखेंगे तो सीजीएस पद्धति में अगर देखेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और वेग का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड को कहेंगे सीजीएस पद्धति में। डाइन सेकंड भी इसको कह सकते हैं, ये सीजीएस पद्धति में। ठीक है, एमकेएस पद्धति में m का द्रव्यमान होता है किलोग्राम, v का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को न्यूटन सेकंड भी पढ़ते हैं। यानी एमकेएस पद्धति में संवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन सेकंड होता है। ठीक है, तो ये इतना संवेग की परिभाषा और उसका मात्रक है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि न्यूटन के गति के नियम को संवेग परिवर्तन की दर के आधार पर कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। यानी किसी वस्तु में उत्पन्न बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये न्यूटन के नियम के आधार पर इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो उसमें यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग v1 और बल उस पर F लगाया जाता है, तो डेल्टा t समयांतराल में उसका वेग v2 हो जाता है। डेल्टा t समयांतराल का मतलब होता है कुल समय, पूरे समय में प्रारंभिक समय और अंतिम समय दोनों का डेल्टा t लिखते हैं, इसको समयांतराल कहते हैं। ठीक है, तो इसका वेग v1 से v2 हो जाता है। तो जो संवेग की परिभाषा के आधार पर यदि p इक्वल टू mv है, ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग यानी जो वस्तु का द्रव्यमान है उसमें जब वेग उसका v1 होता है तो उस समय उसका संवेग क्या होगा। तो उस संवेग को यदि हम p1 मान लेते हैं, प्रारंभिक संवेग को p1 मान लेते हैं, तो p1 इक्वल टू mv1, क्योंकि द्रव्यमान तो उसका निश्चित है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो p1 इक्वल टू mv1। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा t समयांतराल के बाद p2, दूसरा जो अंतिम संवेग जो होता है वह p2 हुआ, p2 इक्वल टू mv2। अब डेल्टा t समयांतराल में अगर संवेग में परिवर्तन हम देखें तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है, p2 माइनस p1। ठीक है, यानी डेल्टा p क्या है, संवेग परिवर्तन, पूरे को कहते हैं संवेग परिवर्तन, p2 माइनस p1। अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को अगर हम घटा देते हैं तो हमको संवेग परिवर्तन ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम संवेग जो है उसको हम लिख देंगे mv2 माइनस mv1। m को अगर कॉमन ले लेते हैं तो v2 माइनस v1। ठीक है, देन डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। अब ये क्या है, वेग परिवर्तन, v2 माइनस v1 वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन को डेल्टा v लिख सकते हैं। ठीक है, देन डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। अब यदि हम समयांतराल को दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, भाग दे देते हैं, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इक्वल टू m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, क्योंकि हमारे पास समीकरण क्या है, डेल्टा p और m इंटू डेल्टा v। इसके नीचे अगर दोनों पक्ष में डेल्टा t से हम भाग दे देते हैं तो हमको इस तरह से कुछ मिलेगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इक्वल टू m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t।
चूँकि हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को त्वरण कहते हैं, यानी ए। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एम इंटू इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, जो कि त्वरण है। ठीक है, अब हमको मालूम है कि m इंटू ए इक्वल टू एफ। हमने अब इसके पहले द्रव्यमान और त्वरण के आधार पर ज्ञात किए थे कि लगाया गया बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो m इंटू ए की जगह पर f लिख सकते हैं। तो अब समीकरण का स्वरूप क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू m इंटू ए की जगह पर f, ये f। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, ये क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर। जब समयांतराल इसमें आ गया तो ये संवेग परिवर्तन की दर, निश्चित समयांतराल में जो संवेग परिवर्तन होता है वह लगाए गए बल के बराबर होता है। अतः किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की दिशा होती है। ठीक है, तो न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग परिवर्तन के आधार पर स्पष्ट करने के लिए प्रश्न आ सकता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, इसे न्यूटन के नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो आपको ये फार्मूला ज्ञात करना है। डेल्टा p क्या है, संवेग परिवर्तन, और डेल्टा t क्या है, समयांतराल। ये हो जाएगा संवेग परिवर्तन बटे में समयांतराल इक्वल टू बल, और इस पूरे को पढ़ते हैं संवेग परिवर्तन की दर। क्लियर है ये? तो इसको न्यूटन के दूसरे नियम को इस आधार पर, संवेग परिवर्तन की दर के आधार पर भी स्पष्ट किया जा सकता है। ये दोनों में से आपको कोई भी लिखने के लिए आ सकता है। तीसरा नियम होता है इसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अब क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जिस बल से किसी वस्तु पर क्रिया की जाती है वह वस्तु भी उतने ही बल से प्रतिक्रिया करती है। यानी क्रिया अगर होती है तो प्रतिक्रिया ठीक उसके अपोजिट होती है, लेकिन उसका मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती है। जैसे एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज जब गेंद फेंकता है बल्लेबाज की तरफ, तो जितने वेग से वह फेंकता है उतने ही वेग से बल्ला गेंद पर प्रहार करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया। ऐसे एग्जाम्पल है कि अगर जो गोली चलाता है, एक बंदूक चलाने वाला जो है, जब वह बंदूक चलाता है तो गोली जितने वेग से आगे की ओर निकलती है उतने ही वेग से वह जो बंदूकधारी होता है उसको धक्का देती है। इसीलिए जब गोली चलाई जाती है तो पीछे की ओर झटका खाता है। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया, आगे की ओर क्रिया हुई और पीछे की ओर प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। इस तरह से हम देखते हैं कि न्यूटन के तीनों नियम स्पष्ट हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है। ठीक है।